नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत शोर मचाए हुए थे, प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। अटैक सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर ही था, विदेश मंत्री के ऊपर था, गृह मंत्री के ऊपर था थोड़ा बहुत, लेकिन अटैक था सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और वो किस लिए? उनके कथित मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों को लेकर के कि सीज फायर हमने कराया, उसको उसकी आड़ लेकर के उनके कंधे पर बंदूक रख करके प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा था। प्रधानमंत्री वैसे उनको निराश करते नहीं हैं। जब भी वो दिल से मोदी जी को याद करते हैं, मोदी जी प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं, और उसके बाद जो वो करते हैं, उसके बाद भागने की जगह नहीं मिलती है इन लोगों को। क्योंकि इतने सालों तक इस देश पर राज करने वाली पार्टी के दामन में हजारों दाग हैं। 70 दाग या 100 दाग की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों दाग हैं, हजारों आरोप हैं। 1947 से लेकर के 2014 तक, बीच में अटल जी को समझ लीजिए, कुछ समय के लिए मोरारजी भाई चरण सिंह को, या विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर को, जो कांग्रेस की ही कोख से निकले थे। बाकी तो अटल जी और नरेंद्र मोदी दो ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कांग्रेस की कोख से नहीं निकले थे। बाकी तो सारे कांग्रेस की कोख से निकले थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से बहुत तथ्यों के साथ कांग्रेस को निवस्त्र किया है, पाक परस्त बताया है, इस भाषण को, इस प्रहार को बहुत लंबे समय तक कांग्रेस याद रखेगी। और जो संवेदनशील मामले हैं, राष्ट्रहित से जुड़े हुए मामले हैं, उन पर इस तरह की राजनीति तो कम से कम नहीं ही करेगी, जैसा ये लगातार 10 मई के बाद से करते आ रहे हैं। सीधे जुड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ, और फिर जरा इन सारी चीजों को, तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह का आक्रमण बोला है, वो चाहे सिंधु जल समझौता जो एक तरफा था, और या समय समय पर जो युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, ऐसे समय जो दरिया दिली दिखाई कांग्रेस सरकारों ने, और जीती हुई भूमि भी महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने, पीर पंजाल से लेकर के और तमाम दूसरे, वो जिस तरीके से पाकिस्तान को वापस नवाज दिए, उसको लेकर के जिस तरीके से हमले किए हैं, बहुत तीखे और विलक्षण हमले थे ये। तो सीधे जुड़ लेते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, नमस्कार। वीरेंद्र जी, देखिए, पहली बात तो इसको कलेजे में ठंडक पड़ी क्या कांग्रेस के? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है 1885 की, और इसको 150 बरस हो रहे हैं, और ये बदलने वाली नहीं है। पहली बात तो कहिए, पीएम ने केवल बहुत साफगोई से, बहुत ही शांत स्वभाव से, शांत तरीके से, संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए, केवल कांग्रेस का जो झूठ का जो पहाड़ खड़ा किया था, उन्होंने उसको केवल बहुत ही धीमे से साफ किया। उन्होंने ये बताया कि 90 की चाइना ने कैसे अक्साई चीन पे कब्जा किया, नेहरू के जमाने में क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या उन्होंने सेकुलरिज्म के अपने महान आदर्शों के पालन करते हुए कैसे भारत के विरोध में निर्णय किए। उन्होंने ये बताया कि कैसे नदियां हमारी, हम अपर रिपेरियन स्टेट, यानी नदियां जहां से होके गुजरती हैं,
वो होता है अपर रिपेरियन और जहाँ पहुँचती है वो होता है। तो हम सिंधु, झेलम और रावी नदियों के न नदियाँ हमारी, पानी हमारा और उसके ऊपर जो है और निर्णय जो अवार्ड वर्ल्ड बैंक दे रहा है। आपने डैम बनाया और पाकिस्तान को ये भरोसा दे दिया कि हम ये डैम कभी साफ नहीं करेंगे, कभी इसमें जो गाद जमा हो गई है, उसको हम साफ नहीं करेंगे ताकि ये डैम भरता जाए और इंडिया की पानी को रोकने की क्षमता कम होती जाए और उसी अनुपात में पानी पाकिस्तान को ज़्यादा मिलता जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने केवल तथ्यों के सहारे ये बताया कि कैसे इंदिरा गांधी ने 90,000 स्क्वायर माइल से अधिक जीती हुई ज़मीन पाकिस्तान को वापस सौंप दी। कैसे 93,000 सैनिकों को हमने जो है सरेंडर कराया ढाका में पाकिस्तान की इस्लामिक आर्मी को और हमने उनको वापस कर दिया, लेकिन हमने उस समय कोई प्रयास नहीं किया पीओके को। कैसे हमने 65 वॉर में हाजी पीर पास को जीता था और कैसे पाकिस्तान को प्लेट में रख के वापस उनको जो है एक तोहफे के रूप में पेश कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि क्या-क्या हुआ था 26/11 में, क्या-क्या कांग्रेस के राज में क्या-क्या हुआ था, कैसे जो है इतने हज़ारों की संख्या में हमले हुए थे कश्मीर में आतंकवादियों के और तो आज और प्राइम मिनिस्टर ने इस पाखंड को भी साफ किया जो जो कांग्रेस के लोग 2 महीने से कूद रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि मैंने सीज़ फायर कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। प्राइम मिनिस्टर ने साफ किया, दुनिया के किसी भी देश ने हमसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं की और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी साफ कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो और राहुल गांधी ने जितने भारतीय नृत्य हैं, जितने इंडियन डांसेज़ हैं, उनकी सारी भाव-भंगिमा का यूज़ किया, खूब हवा में हाथ उछाले, कभी आगे झुकते थे, कभी दाएँ मुड़ते थे, कभी बाएँ मुड़ते थे, कभी पीठ होती थी, कभी गर्दन ऊपर होती थी, कभी नीचे होती थी और उन्होंने ये हर संभव कोशिश की कि कैसे वो ड्रामेटिक होके अपने भाषण को बड़ा प्रभावी बनाएँ, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने केवल बिना दिमाग लगाए, बिना किसी रिसर्च के प्राइम मिनिस्टर पे निजी हमले किए। और आज एक बात और हो गई, आज कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि अब वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट और नक्सलवादी पार्टी बन चुकी है। बिल्कुल अब उन्होंने अब जो है कांग्रेस ने अब इस पे कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो वहाँ लोग मारे गए थे, वो भारतीय थे या हिंदू थे? अब उनको भारतीय और हिंदू में भी फ़र्क नज़र आने लगा है। एक तो कांग्रेस की जो आपराधिक नीयत है, ये सामने आ गई और दूसरा जो राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल नरेंद्र मोदी की इमेज को चमकाने के लिए किया गया था। और यही बात इससे गंदी बात कल भूतपूर्व कांग्रेस के नेता शिंदे साहब की बेटी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महाराष्ट्र से फर्स्ट टाइमर एमपी तमाशा है तमाशा बता रही थी। हाँ, उसने कहा तमाशा है। तो ये सारी बातें बताती है कि अब कांग्रेस अमित शाह देश से वामपंथी अतिवाद जो है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है, उसको समाप्त करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस ने आज ये बता दिया कि वो अब लेफ्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म की ओर बढ़ रही है। वो किसी भी हद तक जा सकती है और जो है और प्राइम मिनिस्टर ने आज न केवल अपनी सरकार के 11 साल के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा दिया, पूरा हिसाब दिया, पूरा अपना अकाउंट बुक उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, कैसे भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाया, कैसे भारतीय सेना के लिए सारा जो भी आर्म्स एम्युनिशन साजो-सामान सब उपलब्ध कराया गया, कैसे देश में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, कैसे देश में जो है आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया गया, कैसे आर्मी में रिफॉर्म्स किए गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, एक ट्रायड कमांड बनाया गया आर्मी, एयर फोर्स, नेवी का, ये उन्होंने पूरा दिया और ये भी बताया कि कैसे नेहरू, इंदिरा, राजीव से लेके मनमोहन सिंह के समय तक भारत की रक्षा के साथ, भारत की आर्म फोर्सेस के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। कभी सोचा ही नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि आज जो है जो रक्षा बजट है वो 2014 तक क्या था और आज क्या है। आज हमारा रक्षा बजट जो उस समय 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए था, आज वो 7 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। और जितना प्रोक्योरमेंट
और प्राइम मिनिस्टर ने ये इशारों में ये भी बताया कि नेहरू के समय जीप का घोटाला हुआ, राजीव गांधी के समय बोफोर्स का घोटाला हुआ, सोनिया गांधी के समय इटली से जो वेस्टर्न हेलीकॉप्टर खरीदेगा उसका घोटाला हुआ, और जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए हुआ, कहीं एक पैसे की कहीं कोई बात नहीं उठी। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने और सबसे बड़ी बात जो ये है, जो राहुल गांधी को आज भी समझ में नहीं आया होगा, प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, सामरिक संयम। प्राइम मिनिस्टर कभी भी अपना आपा नहीं खोते। आपने देखा होगा 1.5 घंटे से अधिक के भाषण में प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी उनका वॉल्यूम नहीं तेज होते देखा, उनकी आवाज की में कोई आपने उतार चढ़ाव नहीं देखा होगा। वो लगातार एक ही वॉल्यूम में संयम के साथ, तथ्यों के साथ बात करते रहे। उन्होंने वो चाहते तो वो भी राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर व्यंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल अपने को तथ्यों तक सीमित रखा, और जो बात आज तक नहीं कही जाती है, और जो बात तमाम डिप्लोमेट्स और आर्मी के जनरल्स अपनी किताबों में लिख चुके हैं, 1971 की वॉर में इंदिरा गांधी की जीत कोई चमत्कार नहीं था। 1971 की वॉर में पाकिस्तान का टूटना, बांग्लादेश का बनना कोई इंदिरा गांधी का चमत्कार नहीं था। वो उस समय 2 महाशक्तियों का कोल्ड वॉर का नतीजा था। यूएसए और रशिया, जिसका नाम उस समय यूएसएसआर था। और ये केवल रशिया की बैकिंग थी, जिसके चलते इंडिया ने 1971 का वॉर लड़ा। और आपको याद होगा 1971 में बहुत चर्चा हुई थी कि यूएस आर्मी का 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट, बे ऑफ बंगाल पहुंच रहा है। लेकिन 7वां बेड़ा के पहुंचने के पहले रशिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन है, वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई थी, जिसके चलते यूएसए के 7वें बेड़े को वापस लौटना पड़ा। और भुट्टो भी उस समय सोवियत यूनियन के कैंप में थे, इसलिए जो 73 का जो शिमला अकॉर्ड हुआ है, वो भी रूस के दबाव में हुआ था, और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी रूस ने तय की थी। इंदिरा गांधी को रूस के दबाव में पाकिस्तान का जीता हुआ सारा क्षेत्र खाली करना पड़ा। इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के सारे 93,000 से ज्यादा युद्ध बंदी छोड़ने पड़े, लेकिन इंदिरा गांधी को ये याद नहीं रहा कि भारतीय सेना के भी 54 जवान और अफसर पाकिस्तान में बंदी हैं, उनका आज तक कोई पता नहीं उनका क्या हुआ। ये बात बहुत बार कही जा चुकी है, लिखी, और इसके तमाम आपको प्रमाण मिल जाएँगे। तो ये जो और अगर जो बातें मैं कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ये बात कह सकते थे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मर्यादा से बंधे हुए हैं। वो किसी भी अपने देश के अंदर का जो जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, वो किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं ला सकते। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने ये साफ किया कि दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं की। उन्होंने ये भी बताया कि जेडी वैंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, ने उनको फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया, उनकी बात नहीं हो पाई, फिर उन्होंने उनको कॉल बैक किया। पीएम ने ये भी बताया, और पीएम ने बिना कुछ कहे ये बात को साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम से कोई लेना-देना नहीं था, ना है। ही मेड इट वेरी क्लियर। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने संयम के साथ और जितने आत्मविश्वास से भरे हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ने कांग्रेस के सारे आरोपों का, पीएम ने हमला नहीं किया। पीएम ने सारे कांग्रेस के झूठे आरोपों का जवाब दिया। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा कि पाक अब कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए मुद्दों पर पाकिस्तान से मुद्दे आयात करने पर निर्भर हो गई है। ये उन्होंने ज़रूर कहा, और ये बात सही है। ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। कोई पीएम ने ये कोई रेटोरिक या जार्गन नहीं है, ये कोई शब्द आडंबर या शब्द जाल वाला आरोप नहीं है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है। और आज ही अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने जो डॉज़ियर, या जिसको डॉज़ियर हम लोग कहते हैं भारत में, जो यूएनओ में दिया, उसपे बाकायदा राहुल गांधी के बयान का उल्लेख किया कि राहुल गांधी ने ये कहा। पाकिस्तान का जो डॉजियर था, उसमें राहुल गांधी के बयानों का उल्लेख था। तो आज जो पाकिस्तान से जो इनका पाकिस्तान का असली जन्मदाता तो कांग्रेस है, और जिस तरीके से कांग्रेस का जो सॉफ्ट रवैया पाकिस्तान के लिए रहा है, आज उन्होंने हल्के से ये भी कहा कि जो अमन की आशा,
वो आप जानते हैं दिल्ली के एक बड़े अंग्रेजी अखबार के लोग का कार्यक्रम होता था, और ये जा करके अटारी बॉर्डर पे, और ये लोग तो अटारी बॉर्डर को वाघा बॉर्डर बोलते हैं। अटारी बिल्कुल। इंडियन साइड है, वाघा पाकिस्तान साइड है। ये लोग वाघा बॉर्डर बोलते हैं सारे कांग्रेसी। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो सो कॉल्ड आईएसआई लेफ्टी जो आईएसआई और जिहादी कम्युनिस्टों का जो इकोसिस्टम है, पीएम ने उसको धीमे से उसको भी एक्सपोज किया। ज्यादा नहीं कहा, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तो पीएम ने आज जो है सारी बात कह दी, और मैं फिर दोहराता हूं कि जितने संयम और आत्मविश्वास के साथ सहज भाव से पीएम ने भारत की बात रखी, तो राहुल गांधी ने जो 1 घंटे जो भाषण दिया, और जो उन्होंने हर तरह का नृत्य किया, डांस किया, उनको उनको लग रहा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को डिमोलिश कर दिया है। लेकिन वो 11 साल में लगातार नरेंद्र मोदी को गाली ही दे रहे हैं। आज तक वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी ठोस मुद्दा ढूंढ नहीं पाए। तो ये भी उनकी ये आज भी जो राहुल गांधी ने बोला है, वो काठ की हड्डियां साबित हुई। उसमें कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने राहुल गांधी के पूरे भाषणों को धो दिया, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर चूना पोत दिया। लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि राहुल गांधी क्या बोले। और जिस तरीके से पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, कल ही चर्चा शुरू हुई, उन्होंने कल ही क्लीन चिट दे दिया। तो ये भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। लेकिन मैं ये बात कह दूं, कांग्रेस की खाल अब इतनी मोटी हो चुकी है कि इन पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला करना, झूठ बोलना का जो अभियान उनका 11 साल से चल रहा है, ये जारी रहेगा। और कांग्रेस की एक तो गंदगी आज एक्सपोज हो गई कि कांग्रेस ने शशि थरूर और मनीष तिवारी को बोलने का मौका नहीं दिया। वीरेन जी, दो महत्वपूर्ण तथ्य प्रधानमंत्री ने और रखे हैं देश के और दुनिया के सामने। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बड़े से बड़े आतंकवादी हमले हो रहे थे, हमारे सैकड़ों हजारों लोग मारे जा रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए हुए थी, वो वापस नहीं लिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ कांग्रेस लगातार खिलवाड़ कर रही थी। बिल्कुल और सही कहा। उन्होंने उन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो तो आंखें खोलने वाले हैं। उनका कहना था कि 1962-63 के बीच में कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पुंछ, उड़ी और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि, और वो भी लाइन ऑफ पीस के नाम पर किया जा रहा था। दूसरे उन्होंने कहा कि 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था इनका नेशनल सिक्योरिटी का विजन। 1965 की जंग में हाजी पीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, जीत जो लिया था। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इन्होंने फिर उसको वापस लौटा दिया। 1971 में पाकिस्तान ने 73,000 फौजी हमारे बंद थे, हमारे यहाँ बहुत कुछ सर, हम लोग कर सकते 90 थे। 90 93,000, 73 नहीं, यस, 93। हाँ। 93,000। और हम करतारपुर साहब ले सकते थे, पीओके ले सकते थे, अपने सैनिकों को रिहा करा सकते थे, लेकिन इन्होंने वो चुपचाप शिमला समझौते की जद में उनको वापस भेज दिया। फिर इन्होंने कहा कि 1974 में श्रीलंका को कच्चा थिपू द्वीप दे हाँ। दिया गया। क्या गुनाह था तमिलनाडु के मछुआरों का जो श्रीलंका को इस द्वीप को गिफ्ट दे दिया गया। फिर 2014 का इन्होंने उल्लेख किया कि देश ने इनको मौका ही नहीं दिया, वरना सियाचिन भी हमारे पास नहीं होता। और ये लोग आज डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ाते हैं। सर, राजीव गांधी के जमाने में जनरल के सुंदर जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। राजीव गांधी ने कहा था कि आप सियाचिन खाली कर दें। आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। और एक बात यहाँ बताना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, 1980 में रॉ को एक खबर लगी कि पाकिस्तानी सेना लंदन के बाजार में स्नो क्लैड एरिया में जहाँ बर्फ जमी होती है, वहां पे चलने के लिए जूतों को तलाश रही है। तो जब रॉ को एक खबर लगी कि पाकिस्तानी सेना
जो स्नो कैप एरिया में पहनने वाले जूते हैं, और जहाँ बर्फ जमी होती है वहां पे चलने वाले जूते की जरूरत केवल आर्मी को हो सकती है, आम आदमी को नहीं हो सकती। और अगर कोई पाकिस्तान में इतने बड़े पर्वतारोही भी हैं, तो 2, 4, 6 होंगे, 5,000 नहीं होंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय ये फैसला हुआ था आनन-फानन में कि हमें सियाचिन पे कब्जा करना है, और सियाचिन पे आज तक भारतीय सेना वहाँ पे हमारे कब्जे में है। आज 35 साल हो गए। नरसिम्हा राव के समय में भी ये बात आई थी कि साहब इसे खाली कर दिया जाए, लेकिन तब भी आर्मी ने कहा ये खाली नहीं कर सकते। उसके बाद अटल जी के बाद ये मामला कभी ये पॉलिटिकल लेवल पे मामला ये कभी उठाया ही नहीं गया। तो ये और एक बात और साफ हो गई है, जो कभी भी प्राइम मिनिस्टर खुल के नहीं कह सकते। कांग्रेस वास्तव में कहने को तो देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन ये अंग्रेजों का ही, ये जो हम इसे कह सकते हैं, इट्स ए पोस्ट कॉलोनियल एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर। ये अपने सोच में, अपने संस्कार में, अपने डीएनए में वही थी जो अंग्रेज थे, और वही आज भी है। कांग्रेस को जो यूरोप में कल्चर है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या पूरे पश्चिम यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करना अपराध है। वो बहुत डरते हैं नेशनलिज्म से। उसी तरीके से कांग्रेस भी राष्ट्रवाद से बहुत डरती है, क्योंकि और आज वो प्रियंका गांधी ने बहुत हल्की घृणा के साथ अपने भाषण में कहा कि पहलगाम में मरने वाले हिंदू थे कि भारतीय थे। जब जब भारत में बहुमत भारतीयों का है, तो भारतीय राष्ट्रवाद को सनातन राष्ट्रवाद से अलग नहीं किया जा सकता। भारत में अन्य मजहब के मानने वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्थान होना चाहिए, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सनातन संस्कृति के अस्तित्व को नकार करके नहीं हो सकता। उसको भी समुचित स्थान देना पड़ेगा। यही झगड़ा है 1920 से आरएसएस में और अंग्रेजों की बनाई पार्टी कांग्रेस में। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार में और जिस दृढ़ता के साथ भारतीय राष्ट्रवाद के काम कर रही है, उससे कांग्रेस को बहुत परेशानी है। अगर भारतीय राष्ट्रवाद की बात होगी, तो आप हिंदुओं को जाति में बाँट करके लंबे समय तक राज नहीं कर पाएँगे, जैसा आप 1947 से करते आ रहे हैं। और जैसे-जैसे सनातन संस्कृति के बारे में जागरण होगा, लोगों में चेतना आएगी, और लोग देखेंगे कि ये जो कहानियाँ हमको पढ़ाई गई हैं, कि हमको लूटा ब्राह्मण ने, हमको लूटा राजपूतों ने, ठाकुरों ने, बनियों ने, ये तो भाई सबको मिल रहा है यहाँ पे। जो 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 पीएम की वेलफेयर, जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, सबको उसका लाभ मिल रहा है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि 100% ठीक हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसीलिए ये जात के मुद्दे में ये लोग आजकल फिर से 1990 की तरीके से इसमें आजकल ये लोग आग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल राहुल गांधी ओबीसी ओबीसी बहुत बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं 1990 में जब मंडल आयोग लागू हुआ था, तब राजीव गांधी ने एज लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में मंडल आयोग के खिलाफ 2.5 घंटे का भाषण दिया था। और ये पूरा लोकसभा की कार्रवाई में मौजूद है, कोई भी पढ़ सकता है। और ये कार्रवाई का ब्यौरा भी अब नेट पे अवेलेबल है, नेट पे उपलब्ध है, कोई पढ़ सकता है। तो ये सब जो तो ये जो हुई है आज लड़ाई, आज देखिए कि प्राइम मिनिस्टर को कोई ज्यादा लंबे केवल ईयर और डेट के लिए उनको उनको कागज पलटने पड़े, लेकिन उन्होंने जितने सहज भाव से कांग्रेस के झूठे आरोपों का जो आज जवाब दिया, और उन्होंने कहीं पर भी किसी एक व्यक्ति विशेष को उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के सिस्टम को टारगेट किया, जो सिस्टम नेहरू ने बनाया था, और वही सिस्टम कांग्रेस के समय 2014 तक चल रहा था। अटल जी ने जब उसको जो है बदलने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने तमाम तरह के षड्यंत्र किए। तहलका वाला कांड हुआ था जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय थे बंगारू लक्ष्मण, उनको 5 लाख रुपए दिए गए थे, उसका उसका बाकायदे स्टिंग ऑपरेशन किया था बीजेपी को बदनाम करने के लिए। ये सारा ये और कैसे एक एक वोट के जरिए 98 में अटल जी की सरकार को गिरा दिया गया था।
तो अब जो है बीजेपी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अब कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी को के खिलाफ षड्यंत्र तो लगातार कर रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन सरकार के मनोबल को नहीं डिगा सकती। सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार के आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकती। नरेंद्र मोदी सरकार के जो संकल्प हैं, उनको उससे डिगा नहीं सकती। और जो उनके संकल्प हैं, जो उनकी काम करने की दिशा है, जो उनका कन्विक्शन है, उसको कभी भी कांग्रेस अब बाधित नहीं कर सकती। ये बात उनको समझ में आ गई है। और इसीलिए उन्होंने मामले को भटकाने के लिए कहा कि साहब हमारे कितने रफाल मारे गए, आपने पीओके पे हमला क्यों नहीं किया, पीओके क्यों नहीं लिया? तो उसका जवाब पीएम ने आज दे दिया कि आपने करतारपुर में क्या किया, आपने हाजीपीर पास में क्या किया और आपने रणआपक्ष में क्या किया, आपने तमिलनाडु के कच्चा टीवी आइलैंड को कैसे दे दिया, आपने अक्साई चीन को कैसे दे दिया, वो पूरा आज पीएम ने रिकॉर्ड साफ कर दिया। और आपको याद होगा 9 मई को जब ऑपरेशन समाप्त हुआ था, तो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या वामपंथी कम्युनिस्ट माफिया की है, इन लोगों ने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर के इतनी गालियां दी कि उनको अपना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा था कि लोग बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया। भाई पीओके का एजेंडा ही नहीं था। लोगों को ये बात समझनी चाहिए, पीओके को लेने के लिए भारत सरकार को बाकायदा युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी, पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा। ये पीएम ने आज अपने भाषण में कहा, हमने उनको साफ बता दिया था कि हम केवल आपके जो आतंकी अड्डे हैं लाहौर में, जो लश्कर तैयबा का मुरीदके है, और जो बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का जो अड्डा है, मौलाना मसूद अजहर का, हम उस पे हमला करने जा रहे हैं। और ये उन्होंने पीएम ने साफ कहा कि हमने हमला करने के पहले बता दिया था और उनसे ये कहा था कि हमारा ये ऑपरेशन सफल रहा है, आप रिटेलिएट ना करें। उन्होंने पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जवाबी हमला किया। पाकिस्तान ने 500 मिसाइलें छोड़ी, 600 से अधिक ड्रोन छोड़े। भारतीय सेना ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो 7, 8, 9, 10 मई को जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया कि न केवल उसको दोहराया, बल्कि और बारीक डिटेल जो ऑपरेशन के अंदर के थे, वो सारे उन्होंने आज सामने रखे। और उन्होंने ये भी बताया, ये कोई प्राइम मिनिस्टर का निजी ऑपरेशन नहीं था। ये राहुल गांधी का जो बेहद घटिया आरोप था कि पीएम की इमेज को संभालने के लिए, चमकाने के लिए ऑपरेशन किया गया था। पीएम ने अपने शालीन अंदाज में ये बताया कि इंडिया का एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है। इंडिया में आर्मी और इंडिया के डिफेंस फोर्सेस की एक लीडरशिप है। हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। कैसे सबने मिलकर के और कैसे भारतीय सेना को भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने खुला पूरी छूट दी थी, जो आप उचित समझें। यू आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है और इंडिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को आपको आपको अचीव करना है, ये प्लान करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने भाषण में कही। तो ये सब कभी कांग्रेस के कल्चर में था ही नहीं। वहां तो केवल एक परिवार था। तो आज पहली बार जो है, अब एक परिवार नहीं है, अब एक संस्था है, जिसमें समाज के सारे स्टेक होल्डर उसमें शामिल हैं। तो अब ये सारी बातें कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आएंगी। वीरेन तो जी, जी। ये बताइए, हुआ क्या है कांग्रेस के साथ? डोकलाम होता है, गलवान घाटी होती है। ये हमारी सरकार को, हमारी सेना के पराक्रम को, कौशल को कोसना शुरू करते हैं, बजाय चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने के। उड़ी होता है, पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, बजाय पाकिस्तान को निशाने पर लेने के, ये हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री को, सेना को, उनको ललकारते हुए, उनकी छवि को मलिन करते हुए दिखाई देते हैं। और जब कार्रवाइयां होती हैं, और चीन को हमने डोकलाम में भी पीछे धकेला, गलवान घाटी में भी 4.5 साल लगे, लेकिन पीछे जाने के लिए मजबूर हुए। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, पहलगाम के बाद तो उसकी कमर, रीढ़ सब कुछ तोड़ करके रख दी,
पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं बचा। लेकिन जबकि सेना और सेना की तैयारियों और जो अत्याधुनिक अब उसके पास तकनीक और साजो सामान है, उसका जो सशक्तिकरण हुआ है, बजाय उसकी सराहना करने के ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में आकर के ये कुछ और ही राग अलाप रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये हताश और निराश हो चुके हैं, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं? इनको लगा था दुनिया कि दुनिया जी इनको लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को बहाना बना करके बिहार और बंगाल के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की छवि को तोड़ो। दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आर्थिक रूप से, मिलिट्री रूप से सशक्त होते हुए नहीं देखना चाहती। उसमें पाकिस्तान है, उसमें चाइना है, उसमें टर्की है, उसमें वेस्टर्न यूरोप है, उसमें अमेरिका है। उनको मालूम है जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा साउथ एशिया में और पूरे इंडियन ओशन के रीजन में हमारी चौधराहट खत्म होती जाएगी। भारत आज ही हमारी नहीं सुन रहा है। और जब मैं कहता हूँ कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, तो लोगों को लगता है ये कोई व्यंग कर रहा है, मज़ाक कर रहा है। महाशक्ति सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, आपके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आपके पास कितने लॉन्ग डिस्टेंस आपके पास बॉम्बर हैं। महाशक्ति होने का केवल अर्थ ये होता है कि आप अपने राष्ट्रीय हित से संबंधित जो भी निर्णय हैं, आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में, जियोपॉलिटिकल इश्यूज में जो आपके हित में है, उसका निर्णय आप अपने दम पर कर सकें। आप किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इंडिया ने रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, आप मत खरीदिए, हमने खरीदा। अमेरिका ने कहा कि हम सैंक्शन लगा देंगे। जो उनका एक्ट कानून है कैट्सा, काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, इंडिया ने कहा लगा दीजिए, नहीं लगा पाए। फरवरी 2022 में रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर। पूरे रूस का, यूरोप का दबाव था कि यार रशिया से तेल मत खरीदिए। हम अब तक जो है 8% तेल रशिया से ले रहे थे, हमने बढ़ा के उसको 58-60% कर दिया और आज 3.5 साल हो रहे हैं, भारत का रशिया से क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट आज भी जारी है। और जब कोविड आया, भारत ने 60 करोड़ कोविड वैक्सीन अफ्रीका देशों को फ्री दिए और बाकी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको 100 करोड़ वैक्सीन बाद में और दिए और बहुत ही रियायती दरों पर बहुत ही कम दामों पर दिए। अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंपनी है फाइज़र, उसका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। हमने कहा नहीं हम तो देंगे। तो भारत अब आपकी चौधराहट को नहीं मानेगा। डोनाल्ड ट्रम्प लगातार जो बयान केवल ये दे रहा है कि इंडिया हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले हमारी शर्तों पर। हमने कहा हम नहीं करेंगे। हम आपके एग्रीकल्चर के किसी भी सामान को, किसी भी सोयाबीन को या मक्का को या डेयरी को हम आपके लिए नहीं खोलेंगे। उन्होंने डेडलाइन तय की 10 जुलाई। 5 जुलाई को हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और पूरी टीम जो है दिल्ली वापस आ गई कि साहब ठीक है हम बाद में जाएँगे। अब उन्होंने डेट बढ़ा के अगस्त 1 कर दी है। अब पूछ रहे हैं कब आओगे? तो भारत की ओर से कहा गया कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, हमारा बड़ा दिन होता है। इट्स अ बिग कल्चरल इवेंट फॉर इंडिया, उसके बाद देखेंगे। तो फिर ये बढ़ा देंगे। ट्रम्प को ये बात बहुत नागवार गुज़र रही है कि भैया इन्होंने ब्रिटेन से एफटीए कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया और हमको ये भाव ही नहीं दे रहे हैं। केवल इंडिया पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपनी शर्तों पर करवाने के लिए ट्रंप ने 40 बार ये कहा है कि मैंने इंडिया से और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर कराया। तो आज राहुल गांधी 11 साल से जो कर रहे हैं, वो सारा का सारा उन्हीं विदेशी ताकतों के इशारे पर, जॉर्ज सोरोस के पैसे पर, यूएस एड के पैसे पर वो सारा काम चल रहा है। इवन जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में कर रहा है, उसको कौन लड़ रहा है? एडीआर लड़ रही है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसको भी पैसा मिला है यूएस एड से और वो जो है तमाम अनर्गल आरोप लगा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में जारी है और मेरा ख्याल है अगले महीने
जो फाइनल रोल है वो पब्लिश हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल जिहाद हुआ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, आज भी भारत में जो टोटल गेहूँ चावल पैदा होता है, उसका 10 से 12% हार्वेस्टिंग में नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमारे पास आज भी जितना गेहूँ चावल हमारे यहाँ पैदा होता है, उसकी वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी हमारे पास केवल आधी है। जितना हम पैदा कर जितना भारत में गेहूँ चावल का उत्पादन होता है, केवल आधे को ही जो क्या कहते हैं भंडारण करने की क्षमता भारत में है। अगर ये कृषि कानून पास हो गए होते, तो अब तक 1 आध करोड़ टन गेहूँ चावल के भंडारण की क्षमता प्राइवेट सेक्टर की ओर से हो गई होती, जो आज तक नहीं हो पाई है। तो जो विदेशी शक्तियों का खेल है कि भारत की प्रगति को रोको, तो उसका सबसे बड़ा मोहरा अगर कोई है आज, तो ये कांग्रेस है। और ये आपने देखा दिन भर क्या हुआ। मोदी से आम जनता को किसी मुद्दे पे कोई शिकायत नहीं है। केवल राहुल गांधी को शिकायत है और आपके इंडी अलायंस को शिकायत है। क्या शिकायत है भाई? और 11 साल में राहुल गांधी या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई जन असंतोष को मोबिलाइज करने का एक मुद्दा नहीं ढूँढ पाए। तो आज का जो पीएम का भाषण था, इसको मैं इसी रूप में समराइज़ करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने 11 साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा दिया और कांग्रेस के 4 प्राइम मिनिस्टर नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन, सोनिया, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रख दिया। और फिर भी ये तो लोकतंत्र की मर्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूरी है। पीएम ने सारी बातें नहीं कहीं, वो सारी बातें जो है तमाम लोगों ने किताबों में कह दी है, लोग पढ़ लें। आप एक दिन और प्रोग्राम रख लीजिए, इस बारे में बात कर लेंगे। तो पीएम ने अपना रखा 11 साल का पूरा कि उन्होंने क्या कार्य किया, भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारतीय सुरक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में भी हवाला दिया कि वहाँ भी कैसे-कैसे नेतागिरी हुई है, आग लगाई गई है और वहाँ पे कैसे-कैसे जो है पवित्रता के नाम पर वहाँ पे आंदोलन और असंतोष पैदा करने का प्रयास किया गया और ये सारा काम पीएम ने बहुत सहज भाव से किया। कहीं पर भी आपने पूरे 1.5 घंटे में आपने पीएम को आवेश में नहीं देखा होगा। तो क्योंकि जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिसके पास ठोस ठोस कामों की का आधार है, बुनियाद है, तो उसको किसी जो है नाटक और या किसी गिमिक करने की क्या ज़रूरत है? राहुल गांधी के पास केवल गिमिक था, कि केवल स्वांग भरना। उन्होंने स्वांग किया ना और प्रियंका ने क्या बोला? मरने वाले पहलगाम में कौन थे? हिंदू थे कि भारतीय थे? अब उनको हिंदू अब उन्होंने एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी है। कल से उन्होंने और ये पूरा आइडिया कम्युनिस्टों का है। ये हर जगह समाज में फूट डालना, झगड़े के नए ग्राउंड क्रिएट करना, कम्युनिस्ट पूरे दुनिया में इसमें सबसे माहिर हैं। ये काम दुनिया भर अरे में आज भी कर रहे हैं। अरे गनीमत समझिए, उन्होंने 25 हिंदुओं को भारतीय कहा, उनकी हाँ। जातियां बताना शुरू नहीं किया। हाँ, नहीं वरना नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अगली बार वो अगली बार जातियाँ पूछेंगे और फिर कहेंगे कि चूँकि इसमें कोई बैकवर्ड नहीं था, वरना जो है उनको मुआवज़ा नहीं मिलता, क्योंकि ये सब अपर कास्ट के थे इसलिए मुआवज़ा मिल गया। ये भी बोलेंगे वो। तो ये किसी किसी भी हद तक बेशर्मी पर उतर सकते हैं। और नहीं जी। आखिर में ये जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार असहज स्थितियां पैदा कर रहे थे, मैं कहूंगा कि झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमने ट्रेड ना करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर के लिए मजबूर किया। तो पहले एस जयशंकर ने बता दिया कि 22 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था शोक जताने के लिए, अफसोस व्यक्त करने के लिए। और फिर 17 जून को जब कनाडा में G7 समिट में हाँ, प्रधानमंत्री वहाँ भी पहुंचे, बोल रहा था। तब जाकर के उनकी बात हुई। 22 अप्रैल के बाद 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप की फिर से मोदी जी से बात हुई। इस बीच कोई बात ही नहीं हुई। तो मध्यस्थता का सवाल कहाँ है? ट्रेड का दबाव कहाँ से था? और ट्रेड का दबाव होता तो अब तक तो ट्रेड सिरे चढ़ गई होती। अब भारत की अभी भी अमेरिका की शर्तों पर
ट्रेड डील करने का की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप खुद बिल्कुल बताएं नहीं है। कि 5 हम तारीख को करेंगे भी नहीं। हमारे हमारे वाणिज्य मंत्री और टीम वापस आ गए और अभी भी वो बुला रहे हैं, नई नई तारीखें दे रहे हैं। हम फिर भी तैयार नहीं है कि हम अपनी शर्तों पर राष्ट्र हित को, किसानों के हित को ध्यान में रख करके डील करेंगे, आपकी शर्तों पर नहीं करेंगे। तो आज मोदी जी ने ये बता करके कि हमने किसी के प्रेशर में कोई फैसला नहीं लिया और किसी ने हम पर दबाव नहीं डाला, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का भी पर्दाफाश किया और कांग्रेस जो उनके कंधे पर नहीं, बंदूक रख ये करके निशाना साध रही थी। ये ट्रेड की बात कितनी झूठी है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। पिछले 30 सालों में पाकिस्तान को आईएमएफ से 23 बार जो है बेल आउट पैकेज मिला है। यानी जिस आदमी की सांस टूट रही हो, उसकी सांस को चलाए रखने का जो होता है लाइफ सेविंग ड्रग का। और अभी ये पहलगाम के बाद $1 बिलियन का स्पेशल लोन सैंक्शन किया आईएमएफ ने। तो पाकिस्तान जो भूखा नंगा है, जो अमेरिका चीन के टुकड़ों पे पल रहा है, उसको अमेरिका क्या धमकी दे रहा है ट्रेड की? अरे भाई, हमारा तो ट्रेड जो है अमेरिका से $100 बिलियन का है और हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो आज $800 बिलियन पहुंच रहा है। हमारा इंपोर्ट जो है $900 बिलियन है। तो हमारा $1600 बिलियन का हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। अगर $1600 बिलियन में $10-20 बिलियन कम हो जाएगा तो भारत के स्वास्थ्य पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है जो पाकिस्तान धमकी दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की बात में अपने ही कितने विरोधाभास हैं। जो देश पाकिस्तान तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहा है, तुम उससे अगर ट्रेड रोक दोगे तो भाई तुम उसको टुकड़े डालना बंद कर दो। तुम उसको टुकड़े डाल रहे हो पिछले 70 साल से, तभी वो देश जिंदा है। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप की ये बयानबाजी इंडिया के ऊपर केवल ये दबाव बनाने के लिए कि भैया डील कर लो हमसे। और और डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना तक को एक्सटेंशन दे दिया है। और इंडिया में आपको ये पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं, अभी देखिएगा एक एक जो है इंटरिम डेट आएगी कि हमने 3 महीने और बढ़ा दिया। तो ये बिल्कुल। सारा है, जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानते हैं उनको मालूम है कि ये सब बयानबाजी क्या होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में केवल आपका जो राष्ट्रहित है वो सुप्रीम होता है बस। और वहां कोई हवन करने, यज्ञ करने नहीं जाता है। तो राहुल गांधी का जो पाखंड आज समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि अब ये कल क्या बोलते हैं। लेकिन अब ये लोग इतने निर्लज्ज हो चुके हैं, ये मानने वाले नहीं है। ये ऐसे ही देश को तोड़ने के लिए जितने विघटनकारी मुद्दे हो सकते हैं, जाति, मजहब, धर्म, ये सब लाएंगे। और इन्होंने आज इंडिकेशन दे दिया है कि पहलगाम में मरने वाले कौन थे, भारतीय थे कि हिंदू थे। शुरुआत आज इन्होंने कर दी है। अब आप तैयार रहिए। अब ये लोग इसी में ये जो है इन्होंने एक झगड़े का नया पॉइंट ये ले आए हैं। अब ये इसी आग को भड़काएंगे। एकदम एकदम जो मुद्दा है ही नहीं, उसको ये मुद्दा बनाएंगे। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण भाषण पर उसकी गहराई बताने के लिए, उसके पीछे का जो उनका एक दृष्टि है उसको जानकारी देने के लिए और इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सो मच।